देखिए प्रतिदिन शाम 5 बजे डीडी नेशनल पर। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ईरान के सदर के साथ मौजूदा सूरत हाल पर किया तफसीली तबादला ख्याल। पीएम मोदी ने कशीदगी को कम करने की अपील की। बातचीत और सिफारतकारी के जरिए हल पर दिया जोर। अमेरिका ने ईरान के 3 जौहरी मराकिज़ पर किया हमला। ईरान के फोर्दो, नतांस और इस्फहान के जौहरी मकामात को बंकर बस्टर बमों से तबाह करने का दावा। एटमी मराकिज़ पर हमले से मुश्तइल ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इजराइल पर दागे मिसाइल। ईरानी वजीर खारजा जाएंगे मॉस्को। दूसरी तरफ इजराइल ने जवाबी कार्रवाई में ईरान के कई लड़ाका तैयारे और लॉन्चर्स तबाह करने का किया दावा। अक़वाम मुत्तहिदा ने ईरान पर अमेरिकी हमलों को करार दिया बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी। सूरत हाल की संगीनी को देखते हुए IAEA ने कल बुलाया हंगामी इजलास। मरकजी वजीर दाखिला छत्तीसगढ़ के दौरे पर, कहा कि नक्सलिज्म से पाक छत्तीसगढ़ का हदफ मार्च 2026 में होगा पूरा। अमित शाह रायपुर में छत्तीसगढ़ और पड़ोसी रियासतों के पुलिस अफसरान के साथ बाएं बाजू की इंतहा पसंदी पर करेंगे जायजा मीटिंग। और अब खबरें तफसील से। मगरबी एशिया में ताज़ा तरीन पेशरफ्त के दरमियान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ईरानी सदर मसूद पेजेशियान से फ़ोन पर बातचीत की है। बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने तनाज़ात को बातचीत और सिफारतकारी के जरिए हल करने पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने इलाकाई अमन, सलामती और इस्तेहकाम की जल्द बहाली की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने फौरी तौर पर कशीदगी कम करने के मुतालबे का इयादा किया और बातचीत और सिफारतकारी का रास्ता अपनाने पर जोर दिया। वाज़ेह रहे कि अमेरिका भी ईरान इजराइल तनाज़े में दाखिल हो गया है। अमेरिकी फ़ौज ने ईरान की 3 जौहरी तनसीबात फोर्दो, नतांस और इस्फहान पर हमला किया। इन तीनों में से जौहरी मकाम फोर्दो अमेरिकी फ़ौज का असल हदफ था। इस हमले के फ़ौरन बाद अमेरिकी तैयारे ईरान की फ़िज़ाई हुदूद से निकल गए। अमेरिकी सदर ने इस हमले को इंतहाई कामयाब करार देते हुए तमाम अमेरिकी फ़ौजियों को मुबारकबाद दी और इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अब अमन का वक्त है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू का शुक्रिया अदा किया और उन्हें मुबारकबाद दी है, जिसमें उन्होंने कहा कि हमने वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के साथ मिलकर काम किया और इसके अलावा हम इस खौफनाक तबाही को ख़त्म करने में बहुत आगे बढ़ गए हैं। I want to thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu. We worked as a team like perhaps no team has ever worked before, and we've gone a long way to erasing this horrible threat to Israel. I want to thank the Israeli military for the wonderful job they've done, and most importantly, I want to congratulate the great American patriots who flew those magnificent machines tonight, and all of the United States military on an operation the likes of which the world has not seen in many, many decades. डोनाल्ड ट्रंप का मजीद कहना था कि हमले का मकसद ईरान को जौहरी बम बनाने से रोकना और दुनिया को जौहरी खतरे से बचाना था। ट्रंप ने कहा कि यह हमला बड़ी फौजी कामयाबी है। ईरान की जौहरी अफजूदगी की बड़ी तनसीबात मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं। A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for
years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खबरदार किया। ट्रंप ने कहा कि बाकी मांदा अड्डों में से बेशतर को जल्द ही तबाह कर दिया जाएगा। With all of that being said, this cannot continue. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left. Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. Most of them can be taken out in a matter of minutes. अमेरिका के इस हमले के बाद इजराइल और ईरान के दरमियान वार पलटवार का दौर तेज हो गया है। अमेरिकी हमले के जवाब में ईरान ने भी इजराइल पर 30 मिसाइलों से हमला किया और ईरान के हमले के जवाब में इजराइल ने भी ईरान पर फिजाई हमला किया। इजराइल की दिफाई फोर्स ने दावा किया है कि उसने ईरान और इजराइल के दरमियान जारी तनाज़े के दौरान ईरान के F-5 तैयारों को मार गिराया है। IDF का कहना है कि आज सुबह इजरायली फिजाइया के जेट तैयारों ने ईरान के देसफुल एयर बस पर ईरानी मुसल्ला अफवाज के 2 F-5 लड़ाका तैयारों पर हमला किया और उन्हें मार गिराया। इजराइल ने ब्लैक एंड वाइट फुटेज जारी की है और इसमें दिखाया गया है कि एक तैयारा तबाह हो रहा है और इसके अलावा आज सुबह किए गए हमलों में 8 लॉन्चर्स को नाकारा बना दिया गया, जिनमें से 6 लॉन्चर्स इजरायली सरजमीन पर फायर करने के लिए तैयार थे। इजराइल ने ईरान पर अमेरिकी हमले को जुर्रतमंदाना फैसला करार देते हुए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद दी है। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने अमन के लिए ऐसे कदम को ज़रूरी करार दिया। उन्होंने कहा कि ईरान की एटमी तंसीबात को निशाना बनाने का अमेरिका का दिलेराना फैसला तारीख बदल देगा। Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. In Operation Rising Lion, Israel has done truly amazing things. But in tonight's action against Iran's nuclear facilities, America has been truly unsurpassed. It has done what no other country on earth could do. History will record that President Trump acted to deny the world's most dangerous regime the world's most dangerous weapons. His leadership today has created a pivot of history that can help lead the Middle East and beyond to a future of prosperity and peace. President Trump and I often say, peace through strength. First comes strength, then comes peace. And tonight, President Trump and the United States acted with a lot of strength. President Trump, I thank you. The people of Israel thank you. The forces of civilization thank you. God bless America. God bless Israel. And may God bless our unshakable alliance, our unbreakable faith. ईरान ने अपनी जौहरी तंसीबात पर अमेरिकी फ़ौज के हमले की शदीद मज़म्मत की है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची ने अमेरिकी हमले को बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया है। The U.S. act of aggression against Iran's peaceful nuclear facilities constitutes not only a flagrant breach of the UN Charter, especially the prohibition of the use of force under Article 2, Paragraph 4, and the obligation to respect the state's territorial integrity and sovereignty, but also a violation of UN Security Council Resolution 2231. It cannot be emphasized enough
how much of a devastating blow that the US, a permanent member of the Security Council, has dealt to the global non-proliferation regime. ईरान ने अमेरिका को खबरदार किया कि उसे इसके संगीन नताइज भुगतने होंगे। Not content with such malign actions, the United States itself has now also opted for a dangerous military operation and aggression against the people of Iran. In doing so, the US administration holds sole and full responsibility for the consequences of its actions, including the Islamic Republic of Iran's right to self-defense under the principles of the United Charter. In accordance with the UN Charter and its provisions allowing a legitimate response in self-defense, Iran reserves all options to defend its security, interests, and people. ईरान के 3 बड़े जौहरी तनसीबात पर अमेरिकी हमलों के बाद मगरबी एशिया में जोग्राफियाई सियासी मसावात तेज़ी से तब्दील हो रही हैं। दरअसल ईरान के वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास इराक़ची रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के लिए मॉस्को जा रहे हैं। इराक़ची ने कहा कि वो सदर पुतिन से मुलाकात करेंगे और अमेरिकी हमलों के बाद की इलाक़ाई सूरत हाल और हिकमत अमली पर तबादला ख्याल करेंगे। भारत में ईरानी सिफारत खाने ने भी इस सिलसिले में एक बयान जारी किया है। ये सरकारी बयान एक्स पर शेयर किया गया है। बयान में कहा गया है कि हालिया दिनों में होने वाले हमलों के बाद आज सुबह फोर्दो, नतान्स और इस्फहान में वाक़ एटमी मकामात पर वहशीहाना हमले किए गए। ये इक़दाम बैनुल-अक़वामी क़वानीन बिलख़ुसूस NPT की खिलाफ वर्जी है। ईरान ने बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी IAEA पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि ये हमले IAEA की अदम फ़ालियत और साज़बाज़ से हुआ और उन्होंने ये भी कहा है कि हमले के बाद भी IAEA की तरफ से कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है। ईरान ने इल्ज़ाम लगाया है कि अमेरिकी सदर ने इन हमलों की जिम्मेदारी कबूल की है, जबकि ये तमाम साइट्स IAEA की निगरानी में हैं और हिफाजती मुआहदे और NPT के दायरे में आती हैं। ईरान ने इस पूरे वाक़े को बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार देते हुए आलमी बिरादरी की खामोशी पर तशवीश का इज़हार किया है। ईरान इजराइल तनाज़े में अमेरिका के दाखिले के बाद आलमी सूरत हाल मज़ीद तशवीशनाक हो गई है। दरअसल ये क़यास आराइयाँ दुरुस्त होने का ख़तरा है कि ईरान आबनाए हुर्मुज़ को बंद कर सकता है, जो पूरी दुनिया के लिए तेल के अहम तरीन रास्तों में से एक है। ये इक़दाम दुनिया के लिए एक बड़ा बहरान पैदा कर सकता है। आबनाए हुर्मुज़ तेल की आलमी तिजारत के लिए बहुत अहम है। ईरान के ज़ेरे कंट्रोल समुद्री तेल का ये बड़ा रास्ता खलीज ममालिक से पूरी दुनिया को तेल सप्लाई करता है। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया भर में खाम तेल की 26% तिजारत इसी समुद्री रास्ते से होती है। अगर इसमें कोई रुकावट पैदा हो जाए या इसे बंद कर दिया जाए तो इसका असर अमेरिका के साथ साथ भारत समेत कई यूरोपीय ममालिक पर भी देखा जा सकता है। ये तेल का रास्ता जो दुनिया के अहम तरीन जहाज रानी के रास्ते में शामिल है, अपने तंग तरीन मकाम पर तकरीबन 96 मील लंबा और 21 मील चौड़ा है और इसकी दोनों सिमतों में 2 मील चौड़ी 2 शिपिंग लेन हैं, जहां ईरान पाबंदी लगा सकता है। यह आबनाए हुर्मुज़ खलीज फ़ारस को खलीज अम्मान और बहिरा अरब से मिलाता है। अगर ईरान यह कदम उठाता है तो खाम तेल की कीमतों में ज़बरदस्त इजाफा देखा जा सकता है। और बैनुल-अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी के डायरेक्टर जनरल राफेल मारियानो ग्रोसी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट पर ईरान की सूरत हाल पर तशवीश का इज़हार किया है। मारियानो ने लिखा कि ईरान की संगीन सूरत हाल को देखते हुए मैंने कल बैनुल-अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस का हंगामी इजलास बुलाने का फैसला किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने अमेरिकी हमले पर तशवीश का इज़हार करते हुए इसे अमन और सलामती के लिए ख़तरा करार दिया है। गुटेरेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि मैं आज अमेरिका की तरफ से ईरान के ख़िलाफ़ ताकत के इस्तेमाल पर गहरी तशवीश ज़दा हूँ, जो पहले से ही शोरिश ज़दा ख़ित्ते के लिए मज़ीद ख़तरा है और बैनुल-अक़वामी अमन और सलामती के लिए बराह रास्त ख़तरा है। मैं रुकन ममालिक से तनाव को कम करने और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और
और बैनुल-अक़वामी क़वानीन के दीगर क़वाइद के तहत अपनी जिम्मेदारियों को बरकरार रखने का मुतालबा करता हूँ। दरियासना ईरान से भारतीय तलबा और शहरियों को वापस लाने का सिलसिला जारी है। इजराइल ईरान तनाज़े के दरमियान भारत ने एक अहम सिफारती कामयाबी हासिल की है। भारत ने तेहरान को इनखला की परवाज़ों के लिए अपनी फ़िज़ाई हुदूद खोलने पर आमादा किया है और इसके नतीजे में अब तक 6 खुसूसी परवाज़ों के ज़रिए 1100 से ज़्यादा भारतीय शहरियों को बाहिफाजत वापस लाया जा चुका है। इसी सिलसिले में महशत से महान एयर लाइंस का एयर बस 290 भारतीयों के साथ मशहद से दिल्ली पहुंचा। इनमें ज़्यादातर तलबा थे जो तनाज़ात के दरमियान फंस गए थे। डीडी न्यूज़ के नुमाइंदे तापस भट्टाचार्य ने कुछ वापस लौटे शहरियों से खुसूसी बातचीत की। उन्होंने खौफ, उम्मीद और राहत की अपनी कहानियाँ शेयर की। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है कुछ लोग जो आए हैं अभी ईरान से। सर, सबसे पहले तो आप लोग अपना एक्सपीरियंस, आपका नाम? जी, मेरा नाम उबैद महराज है और मैं कश्मीर से हूँ। कश्मीर से कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? अब हम अपने अच्छा लग रहा है क्योंकि ईरान सेफ नहीं है अभी इस कंडीशन में, क्योंकि कल जहाँ मशहद में स्टे कर रहे थे, इवन के कल शाम वहाँ पर भी अटैक हुआ था, कल शाम इवनिंग में, तो बहुत पैनिक्स थी। हमारे साथ जो लड़कियाँ थी खासकर वो ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो कुछ मतलब बहुत घबराई हुई थी, तो लेकिन फिर भी बहुत अच्छा फील हो रहा है। जब हम अड़क में थे अपनी यूनिवर्सिटी में, वहाँ तो अटैक नहीं हुए थे एक भी, लेकिन जब हमें कम लेके जाया गया और फिर वहाँ से हमें मशहद लेके जाया गया, तो मशहद में अटैक हुए, तो फिर हमें डर काफ़ी ज़्यादा लगने लगा कि बहुत ज़्यादा अटैक हो रहे हैं ये वो। ठीक है, लगभग 20 मिसाइलें हमने देखी अपनी आंखों से कि 20 में अटैक जो है इंटरसेप्ट हुए हैं। उस टाइम में बहुत सारी लड़कियाँ घबरा गई, उसमें बहुत सारी लड़कियाँ बेहोश तक हो गई। क्या प्रॉब्लम हो रही थी वहाँ पे? प्रॉब्लम तो नहीं, बस थोड़ा वरीड थे, डर लग रहा था बस थोड़ा। वहाँ पे एम्बेसी ने किस तरीके से मदद? बहुत हेल्प करी एम्बेसी ने हम लोग की, और समझो उसी के थ्रू हम लोग आए हैं। संपर्क किया एम्बेसी को कॉल करके, उन्होंने तुरंत हम लोगों का नंबर नोट किया और फिर रात में वो हमारे लोगों के होटल हम लोगों ने बताया, तो जैसे हम लोगों ने संपर्क किया, उन्होंने कहा कि आप तेहरान छोड़ दीजिए। हम लोग तेहरान छोड़ के सेफ कुम गए, मगर वहाँ भी फायरिंग और सब कुछ देखने को मिल रहा था। मगर एम्बेसी वालों ने तुरंत होटल से रात में ही संपर्क करके लिस्ट बना के दूसरे दिन सुबह 4 बसों से चेंज कर करके हमको मशहद पहुँचाया। धन्यवाद हमारे दूतावास का, ईरान के वहाँ के एम्बेसडर और एम्बेसी, उन लोगों जितना अच्छा इंतजाम किया, हम लोगों को अच्छे से होटल में रखा। उसके बाद जब जगह मिली तो हम लोगों को भेज दिया। और हमारे कारवां के 96 लोग हैं, हमारे सालार साहब, आप इनसे बात कर लीजिए, लेके गए थे। हम इंडिया के गवर्नमेंट का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि हम लोग जितने दिन में वहाँ पे थे बहुत आराम और सुकून से थे, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। बहुत आराम से एम्बेसी के लोगों ने हम लोग की खिदमत की। जहाँ भी हम लोग अलग अलग थे सबको एक जगह किया उन्होंने, और वहाँ पे होटल में इंतजाम किया, हर तरीके की फैसिलिटी दी। आप थोड़ा बताइए अपने बारे में। बिलास को तो हम फुलझड़ी समझ रहे थे, वहाँ हम इंडिया के हैं, इसलिए हमें डर लगा नहीं। इंडिया के हैं इसलिए डर नहीं लगा। झंडा लेके आ गए हैं, बिल्कुल बहुत ही अच्छा रहा, बहुत सपोर्टिंग रहा। ईरान ने बहुत सपोर्ट किया, इंडिया एम्बेसी ने बहुत सपोर्ट किया, कहीं कोई तकलीफ नहीं हुई। आप बताइए आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? हाँ, बहुत समय, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में थे हम लोग, डरे हुए सहमे हुए भी थे, लेकिन हमें भारत सरकार से पूरी उम्मीद थी, वहाँ के एम्बेसी का हमको पूरा सहयोग मिला और हमारे को सारी सुविधाएं वहाँ से मुहैया कराई गई और भारत सरकार के द्वारा हमें पूरा सपोर्ट मिला और हम सब कुछ हमारे देश में वापस आ गए हैं। थोड़ा सा बताइए आप अपना एक्सपीरियंस। कल ही हमला हो रहा था, 2 घंटे से हमला हो रहा था लगातार मशहद पे, तो हम लोग गवर्नमेंट ने तुरंत हम लोग को भेजा। 20 लोग आए हम लोग के कारवाने से। ईरान में वहाँ से ओपन किया गया था उनका एयर स्पेस और इन लोगों को वहाँ से लेके आया गया है। बहुत अहम है इस वक्त ये जो ऑपरेशन सिंधु चलाया जा रहा है भारत के द्वारा, जिससे हजारों की संख्या में लोगों को वहाँ से निकाला जा रहा है। कैंपस प्रवीण के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। वहीं श्रीलंका के ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से भारतीयों के साथ साथ श्रीलंकन शहरियों के महफूज इनखला पर भारत का शुक्रिया अदा किया है। श्रीलंका की वजारत ख़ारजा ने अपने ऑफिशियल एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखा कि श्रीलंका ईरान से भारतीय शहरियों के साथ साथ श्रीलंकन शहरियों के महफूज इनखला में बरवक्त मदद फराहम करने पर भारतीय हुकूमत का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है। यकजहती का ये अमल भारत और श्रीलंका के दरमियान मजबूत और पायदार शराकतदारी की अलामत है, जिसकी श्रीलंका के अवाम ने दिल की गहराइयों से तारीफ की है।
आगे बढ़ते हैं, जहां मरकज और छत्तीसगढ़ हुकूमत नक्सलिज्म को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए मुसलसल सख्त इकदाम कर रही है। और इसी सिलसिले में छत्तीसगढ़ रियासत के बीजापुर के नेशनल पार्क के खत्ते में जून के पहले पखवाड़े के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से की गई माओनवाज मुखालिफ कार्रवाइयों के दौरान माओनवाज कैडरों और सिक्योरिटी फोर्सेज के दरमियान तसादुम में 7 माओनवाजों की लाशें बरामद की गई हैं। बरामद की गई लाशों में 2 सरकर्दा माओनवाज लीडर गौतम उर्फ सुधाकर, सीपीआई की मरकजी कमेटी के रुकन और सीपीआई रियासती कमेटी के रुकन भास्कर राव शामिल हैं। बरामद की गई दीगर लाशों में एक शिनाख्त महेश कोडैम के तौर पर हुई है, जो बीजापुर जिले के फरसगढ़ पुलिस स्टेशन के तहत इरपा गुट्टा का रहने वाला है। महेश कोडियम इरपा गुट्टा के प्राइमरी स्कूल में किचन असिस्टेंट के तौर पर काम कर रहा था। वज़ीर दाखिला अमित शाह छत्तीसगढ़ के 2 रोज़ा दौरे पर हैं। उन्होंने नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी NFSU और सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री CFSL रायपुर कैंपस का संग बुनियाद रखा। वज़ीर दाखिला ने NFSU रायपुर के आरजी कैंपस का भी इफ्तिताह किया। प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने नक्सलिज्म के खिलाफ मुहिम के लिए वज़ीर आला विष्णुदेव साई और वज़ीर दाखिला विजय शर्मा की तारीफ की। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव जी की सरकार और छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय जी का सबसे बड़ा उपलब्धि है तो एक रुका हुआ नक्सल विरोधी अभियान को उन्होंने द्रुत गति से चलाया और छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करने की दिशा में आगे बढ़े। और मैं जनवरी से देख रहा हूं, सरकार बनी उसके दूसरे महीने से ये दोनों ने नक्सल विरोधी अभियान को न केवल धार दी, समय समय पर इसका मार्गदर्शन भी किया, पुलिस बलों का, सुरक्षा बलों का हौसला बढ़ाया और मक्कमता के साथ ये लड़ाई को लड़ने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। वहीं NIA ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमला मामले में एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। NIA ने पाकिस्तानी दहशतगर्दों को पनाह देने के इल्ज़ाम में 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। इनमें पहलगाम के बटकोट के बाशिंदे परवेज अहमद जोथर और पहलगाम के हिल पार्क के रहने वाले बशीर अहमद जोथर शामिल हैं। NIA की तहकीकात के मुताबिक परवेज और बशीर ने जानबूझकर 3 मुसल्लह दहशतगर्दों को हमले से पहले हिल पार्क में एक मौसमी ढोक यानी कि झोपड़ी में पनाह दी थी। इन दोनों ने दहशतगर्दों को खुराक, पनाहगाह और लॉजिस्टिक सपोर्ट फराहम की। इन दोनों ने हमले में मुलव्विस 3 मुसल्लह दहशतगर्दों की शिनाख्त भी जाहिर की है और इस बात की भी तस्दीक की है कि वो कल अदन दहशतगर्द तंजीम लश्कर तैयबा से वाबस्ता पाकिस्तानी शहरी थे। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने वाज़ेह किया है कि भारत ने सिंधु आबी मुआहदे को मुस्तकिल तौर पर मुअत्तल करने का फैसला किया है और अब ये मुआहदा बहाल नहीं होगा। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि पाकिस्तान ने इस मुआहदे की शराइत की खिलाफ वर्जी की है और इसलिए इसे अब वो पानी नहीं मिलेगा जो उसे पहले मिल रहा था। एक अंग्रेजी रोजनामे को इंटरव्यू देते हुए अमित शाह ने कहा कि ये मुआहदा कभी बहाल नहीं होगा। ये एक तरफा तौर पर बैनुल-अक़वामी मुआहदों को मंसूख करना आसान नहीं, लेकिन हमें इसे मुअत्तल करने का हक था और हमने यही किया। उन्होंने बताया कि ये मुआहदा भारत और पाकिस्तान के दरमियान अमन और तरक्की के मकसद से किया गया था, लेकिन जब इसकी शराइत टूट गई तो इसका जवाज़ ख़त्म हो गया। गौरतलब है कि 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाए थे और इस हमले में 26 सयाह मारे गए थे और इसके फ़ौरन बाद ही भारत ने सिंधु आबी मुआहदे को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया था। अहमदाबाद तैयारा हादसे के बाद DGCA ने एक बड़ा फैसला करते हुए एयर इंडिया के 3 एहलकारों को अमले के काम के शेड्यूल से मुतालिक तमाम किरदारों और जिम्मेदारियों से हटाने का हुक्म दिया है। DGCA के जरिए हटाए गए ओहदेदारों में चूरहा सिंह, डिविजनल नायब सदर पिंकी मित्तल, चीफ मैनेजर DOPS क्रू शेड्यूलिंग और पायल अरोड़ा क्रू शेड्यूलिंग प्लानिंग शामिल हैं। DGCA ने कहा है कि तीनों एहलकारों के खिलाफ फौरी तौर पर अंदरूनी
तादीबी कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए। और इसके अलावा DGCA ने खबरदार किया है कि वो अमले के शेड्यूलिंग में संगीन खिलाफ वर्जियों की वजह से एयरलाइन का लाइसेंस मुअत्तल या वापस ले सकता है। DGCA ने वाज़ेह किया है कि मज़ीद कोताही की सूरत में एयर इंडिया को अपने ऑपरेशंस को रोकने समय सख्त तरीन सज़ा का सामना करना पड़ सकता है। DGCA ने ये कार्रवाई 12 जून को एयर इंडिया के ड्रीम लाइनर्स तैयारे के हादसे के बाद की है, जिसमें 270 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो इस हादसे की तहकीकात कर रहा है। अहमदाबाद तैयारा हादसे में जान की बाजी हारने वाले एयर इंडिया के अमले के रुकन गंभीर शर्मा की लाश आज उनके आबाई शहर इम्फाल पहुंच गई है। इस दौरान लोगों ने बड़ी तादाद में एयरपोर्ट पर मौजूद उनके जसद खाकी को खराज अकीदत पेश किया। और अहमदाबाद तैयारा हादसे की तहकीकात जारी है। तैयारे का मलबा आज एयरपोर्ट लाया गया, जिसके बाद मलबा तहकीकाती एजेंसी के हवाले किया जाएगा। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। आदाब।